ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। अब जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 71% इसका हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है और 29% हिस्सा जो है वो लैंड से कवर्ड है। अर्थ पे जितना भी वाटर मौजूद है, चाहे वो ओशन में हो, रिवर में हो, लेक में हो, इसके सरफेस पे, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि आइस इन ग्लेशियर या फिर वाटर वेपर, किसी भी फॉर्म में, वे सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। अर्थ्स वाटर का 97% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ओशन में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा साल्टी है, इसलिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। बाकी जो 3% के आसपास है वो आइस शीट के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, या फिर अंडरग्राउंड है। बहुत कम परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर दिखाया गया है कि 97.5% वाटर जो है वो ओशन में है और फ्रेश वाटर 2.5% ही मौजूद है। अब है ओशन। हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ओशन है। वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है। इनके 3 जो मेन मूवमेंट है वो है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। वेव जो है वो रिदमिक डिस्टरबेंस है जो ओशन के सरफेस पर उत्पन्न होता है। यह ओशन में यानी कि समुद्र में जो हवा चलती है इसके कारण उत्पन्न होता है। कुछ इस तरह से वेव होता है। इसके अपर पार्ट को क्रेस्ट कहा जाता है और लोअर पार्ट को ट्रफ कहा जाता है। सी फ्लोर के साथ फ्रिक्शन के वजह से घर्षण के कारण यह बीच तक पहुंचते पहुंचते धीमा पड़ जाती है। अब जानते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स अर्थ पर सबसे बड़ी लहरें हैं। यह मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है और इसके वजह से ओशन में वाटर का लेवल बढ़ता और घटता है। अब जानते हैं ओशन करंट के बारे में। ये सी वाटर का कंटिन्यूअस और प्रेडिक्टेबल मूवमेंट है। यह ग्रेविटी, विंड और वाटर डेंसिटी के वजह से प्रोड्यूस होती है। इसका जो डायरेक्शन है वो अर्थ के रोटेशन के वजह से प्रभावित होता है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ओशन करंट क्लॉकवाइज मूव करती है और साउदर्न हेमीस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। अर्थ पे 5 मेजर ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इस मैप में दिखाया गया है 5 ओशन के बारे में, जिसमें कि पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा है। यह अर्थ के 1/3 से ज़्यादा भाग में फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच जो कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, ये यहीं पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में ही स्थित है। इसका शेप जो है पैसिफिक ओशन का वो लगभग सर्कुलर है और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। अब है अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है जो कि एस शेप का है। इसके वेस्टर्न साइड में है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका और ईस्टर्न साइड में है यूरोप एंड अफ्रीका। इसका जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंडेंटेड है, जिसको कि हिंदी में दांतेदार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके लेंथ के अक्रॉस जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कट होगा, बे जैसा बना होगा और बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी रहता है। और इसी इरेगुलरिटी के कारण यह ओशन नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है।
अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बिजीएस्ट ओशन है। अब जानते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इसका नाम जो है वो इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है। इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है और वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर इंडियन ओशन को आप देख सकते हैं। साउदर्न ओशन अंटार्कटिका को घेरे हुए है और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल में स्थित है और ये नॉर्थ पोल को घेरे हुए है। यह पैसिफिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ जो है वो गैस के लेयर द्वारा घिरा हुआ है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर का यह जो पतला सा ब्लैंकेट है ये प्लैनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और सन रेज से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसको हम इसके कंपोजिशन, टेम्परेचर और दूसरे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 5 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे लोएस्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पर वेदर से रिलेटेड जो भी इवेंट होता है यहीं पे घटित होती है। ये डेंसेस्ट लेयर है, सबसे ज़्यादा सघन लेयर है। ज़्यादातर वाटर वेपर जो है वो इसी लेयर में मौजूद होती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर हाइट के हिसाब से टेम्परेचर राइज होता है। इसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है जो अर्थ को सन के जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मेसोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इस लेयर में आने पर मेटोर्स जो है उल्का पिंड, इनका स्पीड धीमा हो जाता है और इसी लेयर में आकर वो जल जाते हैं। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। यह सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके कारण यह लेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसी लेयर में ऑरोरा, जिसको कि नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट कहते हैं, यहीं पर फॉर्म होता है। और सबसे बाहरी लेयर है एक्सोस्फेयर। इस लेयर में एयर बहुत ज़्यादा पतली होती है और यह धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो जाता है। सैटेलाइट्स जैसे कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर सैटेलाइट्स, ये सब इसी लेयर में परिक्रमा करते हैं। अब आपको बताना है कि एरोप्लेन किस लेयर में उड़ता है। एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरे गैसेस है। ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी है, जबकि नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है क्योंकि अर्थ के द्वारा जो हीट रेडिएट किया जाता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से प्लैनेट को गर्म रखता है। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस गैस का यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी हाइट के साथ साथ चेंज होता रहता है। यह सी लेवल पर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसका थिकनेस कम होते जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एक माउंटेनियर जब पहाड़ की चढ़ाई करता है तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि हाइट के साथ एयर का डेंसिटी कम होने लगता है।
और इसलिए हाई अल्टीट्यूड्स पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करने की ज़रूरत होती है। एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पर ज़्यादा प्रेशर होता है तो कहीं कम। और एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है और ये जो मूविंग एयर है इसी को विंड कहा जाता है। अब जानते हैं बायोस्फीयर के बारे में। यह अर्थ का ऐसा जोन है जहाँ पर लाइफ मौजूद है और यह जोन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों के इंटरेक्शन से बनता है। इस जोन में सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोब हो या बैक्टीरिया हो, उससे लेकर के बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म सभी इस जोन में मौजूद हैं और सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से और बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं जिंदा रहने के लिए। बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। और अर्थ का जो तीनों डोमेन है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बहुत सारे तरीकों से प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि जंगलों को साफ करने से, मतलब लकड़ी काटने से हमें जो लकड़ी की ज़रूरत होती है वो नीड तो पूरी हो जाती है, लेकिन इससे सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर है वो तेजी से हटता भी है, उसका डिप्लीशन होता है। इसी तरह से नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक सब होता है तो इससे अर्थ का सरफेस चेंज हो सकता है कि लैंड जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाए, जैसे कि हाल ही के सुनामी में हुआ था। अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो कुछ पार्ट था वो पानी में डूब गया था। वेस्ट मटेरियल को जैसे इंडस्ट्री सबसे निकलता है, इसको लेक और रिवर सब में डिस्चार्ज करने पे पानी खराब हो जाता है और ह्यूमन यूज के लायक नहीं रह जाता है और इससे उसमें और भी जो लाइफ के फॉर्म है, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट और व्हीकल से जो गैस का इमिशन होता है, इससे एयर पॉल्यूट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि अर्थ पे जो भी रिसोर्स मौजूद है उसको लिमिटेड रूप से यूज करें ताकि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इन तीनों डोमेन के बीच में नेचर का बैलेंस बना रहे।